नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। बेतिया जिले में जीविका दीदियों के लिए नए साल में रोजगार के व्यापक अवसर खुल रहे हैं। 35 CLF का सहकारिता विभाग से निबंधन हुआ है, जिससे वे बैंकिंग, स्वास्थ्य, स्वच्छता और कृषि जैसे क्षेत्रों में जुड़ेंगी। 7,20,000 महिलाओं को पहले ही स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए मिल चुके हैं और सफल दीदियों को 2 लाख तक की राशि मिल सकती है। प्रत्येक प्रखंड में निधि बैंक भी शुरू होंगे, जिससे नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। आप देख रहे हैं बिहार की बड़े न्यूज चैनल, बने रहिए खबरों के साथ। महंगाई के इस दौर में आम लोगों के लिए सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राशन के साथ LPG गैस योजना सरकार की एक नई पहल है, जिसके तहत मुफ्त राशन लेने वाले परिवार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभार्थी है, जो पात्र BPL राशन कार्ड धारक है। अब ऐसे लाभार्थियों LPG गैस सिलेंडर मात्र 450 रुपए की प्रभावी कीमत पर प्राप्त कर सकेंगे। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। राजधानी पटना में बीते दिन ऑटो चालकों ने अपना किराया बढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि बिना प्रशासनिक अनुमति ऑटो किराया बढ़ाने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। गांधी मैदान से पटना जंक्शन मल्टी लेवल पार्किंग तक ऑटो किराया 15 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने वाले ऑटोमेंस यूनियन के पदाधिकारियों को DM ने फटकार लगाई, जिसके बाद यूनियन को बढ़ा हुआ किराया वापस लेना पड़ा। केंद्र सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपए की राशि यानी कि मुफ्त सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि वे घर बैठे रोजगार शुरू कर सकें। आवेदन प्रक्रिया कई राज्यों में शुरू हो चुकी है। आप अपने नजदीकी CSC यानी जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्त रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए, ताकि एक भी योजना उसे भी छूट नहीं पावे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में जाली भूमि दस्तावेजों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। अब फर्जी कागजात के आधार पर भूमि संबंधी मामलों में आपराधिक कार्रवाई अनिवार्य होगी। अंचलाधिकारी स्वयं प्राथमिकी दर्ज कराएंगे और लापरवाही को गंभीर कदाचार माना जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। यह कदम भूमि माफिया और दलालों पर नकेल कसने के लिए उठाया गया है। देश के करोड़ों श्रमिकों के लिए लेबर कार्ड योजना 2026 एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। सरकार का मकसद साफ है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक लाभ मिल सके। इसी योजना के तहत अब पात्र मजदूरों को 25,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता और कई नए फायदे दिए जा रहे हैं। और यह 25,000 रुपए की राशि मजदूरों को खाते में 20 जनवरी से आना शुरू हो जाएगा। मजदूर अपने अपने लेबर कार्ड को KYC करवा लें। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। पटना के बापू परीक्षा परिसर में अब 11,384 परीक्षार्थी एक साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा दे सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परिसर में एस्केलेटर, 944 CCTV कैमरे, जैमर और मेटल डिटेक्टर जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए मल्टी लेवल पार्किंग और फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है। बकरी पालन योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्वरोजगार करने के लिए एक मुफ्त राशि
50,000 से 2 लाख रुपए तक सहायता कर रही है। छोटे स्तर के किसान अगर 10 बकरी और 1 बकरा पालते हैं तो राज्य सरकार 2 लाख रुपए, और अगर मध्यम स्तर के किसान 100 बकरी 10 बकरा पालते हैं तो इस तरह के व्यवसाय करने वाले किसानों के खाते में 20 लाख रुपए सरकार दे रहे हैं, ताकि किसान रोजगार व्यवसाय को पूर्ण रूप से आगे बढ़ा सके। दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबर। पटना पुलिस ने मोबाइल फोन गुम या चोरी होने पर वित्तीय नुकसान से बचने के लिए एक साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसमें नागरिकों को तुरंत बैंक खाते, यूपीआई आईडी और डिजिटल वॉलेट फ्रीज करने, सिम कार्ड ब्लॉक करने और CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की सलाह दी जा रही है। वित्तीय धोखाधड़ी होने पर 1930 पर कॉल करने या साइबर थाने में शिकायत करने का भी सुझाव दिया गया है। देश के लाखों बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए EPS पेंशन में 7,000 रुपए की संभावित बढ़ोतरी की खबर एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में जब दवाइयों, राशन, बिजली और इलाज का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, तब मौजूदा 1,000 रुपए मासिक पेंशन में जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो गया है। इसी कारण EPS 95 पेंशन धारक लंबे समय से सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, राज्य के प्रत्येक पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि लघु एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र आसानी से मिल सकें। इसका उद्देश्य किसानों की खेती की लागत कम करना, समय पर कार्य पूरा करना और उत्पादन बढ़ाना है। प्रत्येक सेंटर पर 10 लाख रुपए तक की लागत से स्थानीय फसल चक्र के अनुसार यंत्र उपलब्ध होंगे। ग्रामीण भारत में आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो कच्चे, टूटे फूटे या असुरक्षित घरों में रहने को मजबूर हैं। बारिश, सर्दी और गर्मी में ऐसे घरों में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो जान का खतरा भी बना रहता है। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नया ग्रामीण सर्वे शुरू किया है। इस सर्वे का मकसद ऐसे जरूरतमंद परिवारों को पहचानना है जिन्हें अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। बिहार में किसानों के लिए फार्मर आईडी तैयार की जा रही है ताकि कृषि सेवाओं को प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके। 6 से 9 जनवरी तक विशेष अभियान चलेगा जिसमें किसानों को अपनी भूमि संबंधी जानकारी आधार से जोड़नी होगी। यह PM किसान योजना के लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है। सत्यापन न कराने पर आगामी किस्तों का लाभ नहीं मिलेगा। अब तक 5.85 लाख से अधिक फार्मर आईडी बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित इस योजना का नाम मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना है। इसके तहत स्मार्ट मीटर और पारंपरिक फ्री मीटर दोनों तरह के घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। यह योजना 1 अगस्त से लागू है। 2026 से पूरे बिहार में लागू कर दी गई है। जिन उपभोक्ताओं ने जुलाई से पहले रिचार्ज कराया था, उनके मीटर में 125 यूनिट के बराबर बैलेंस अपने आप जोड़ दिया गया है। इसके लिए किसी तरह का आवेदन करने की जरूरत नहीं है। बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग होगा। सभी 55,111 राशन दुकानों पर EPOS मशीनों को डिजिटल तौल मशीनों से जोड़ा जाएगा। AI अनाज वितरण का हिसाब रखेगा जिससे गड़बड़ी रुकेगी और लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन मिलेगा। फिंगरप्रिंट समस्या होने पर चेहरे और आंखों की पुतलियों से पहचान की व्यवस्था भी होगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए 10 जनवरी से 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन की घोषणा की है। यह राष्ट्रव्यापी अभियान काम के अधिकार की रक्षा के लिए मनरेगा श्रमिकों की आवाज उठाएगा। इसमें जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस, उपवास, पंचायत स्तर पर जनसंपर्क, चौपालें, नुक्कड़ सभाएं, धरने, विधानसभा घेराव और अखिल भारतीय रैलियां शामिल होंगी। बिहार कांग्रेस ने इसे ग्रामीण गरीबों की जीवन रेखा बताया है। बिहार में अब बालू का परिवहन GPS लगे वाहनों से होगा जिनके रूट भी पहले से तय किए जाएंगे।
खान व भूतत्व विभाग ने अवैध बालू खनन, ढुलाई और बिक्री रोकने के लिए यह निर्देश दिया है। जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल रूम वाहनों की निगरानी करेगा ताकि निर्धारित रूट से भटकने वाले वाहनों पर कार्रवाई हो सके। विभाग ने सभी जिलों को अवैध खनन वाले रास्तों की पहचान करने को भी कहा है। बिहार में भीषण ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने तापमान में और गिरावट, कोहरे में वृद्धि और अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी का अनुमान लगाया है। पटना सहित कई जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है, जबकि खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, जमुई, बांका में घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट है। भागलपुर सबौर में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मोतिहारी के एमएस कॉलेज गुमटी पर लगने वाले भीषण जाम से जल्द राहत मिलेगी। रेलवे ने लाइट आरओबी परियोजना को हरी झंडी दे दी है। सांसद राधा मोहन सिंह के हस्तक्षेप के बाद चौड़ाई संबंधी तकनीकी अड़चनें दूर की गईं। डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने बताया कि सभी तकनीकी मामले सुलझा लिए गए हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। यह आरओबी पैदल, साइकिल और दोपहिया वाहनों के लिए होगा, जिससे छात्रों और स्थानीय लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। चनपटिया लौरिया मार्ग पर दुबौलिया गांव में व्यवसायी की जमीन की मापी करने गई पुलिस टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला किया। इसमें सीओ, थानाध्यक्ष समेत 5 लोग घायल हो गए। हमलावरों ने एक झोपड़ी में आग लगाकर पुलिस कर्मियों को जलाने का प्रयास भी किया। स्थिति बेकाबू होने पर पुलिस को बिना मापी कराए लौटना पड़ा। प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लिया है और हमलावरों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। वाल्मीकि नगर के एलिफेंटा पीट रिसोर्ट्स में लगभग 2 एकड़ में एक अंतरराष्ट्रीय फन एंड वाटर पार्क का निर्माण हो रहा है। यह पार्क गर्मी के मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करेगा, उन्हें नेपाल जाने से रोकेगा। इसमें बच्चों और बड़ों के लिए वाटर स्लाइड, स्विमिंग पूल जैसी कई मनोरंजन सुविधाएं होंगी। मार्च के पहले सप्ताह तक इसके खुलने की उम्मीद है, जिससे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मॉडल स्कूल योजना शुरू की है। इसके तहत विद्यालय परिसर में ही बच्चों को निःशुल्क आवास, भोजन और विशेष शिक्षकों द्वारा पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। केंद्र व राज्य सरकार 70-30 के अनुपात में खर्च वहन करेंगी। बगहा अनुमंडल में उपयुक्त विद्यालयों की पहचान की जा रही है ताकि नए साल से बच्चों को इसका लाभ मिल सके। बेतिया के कालीबाग थाना क्षेत्र में एक महिला अपने बेटों के साथ इलाज कराने गई थी। इस दौरान उसकी बहू घर में अकेली थी और मौका पाकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। बहू घर से सोने चांदी के आभूषण और 44,000 रुपये नगद भी ले गई। सास ने कालीबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। समस्तीपुर में सड़क हादसों में हो रही को रोकने के लिए जिला परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा माह शुरू किया है। रोको टोको अभियान के तहत पहले चरण में बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों को गुलाब देकर जागरूक किया गया। भविष्य में नियम तोड़ने पर जुर्माना या जेल हो सकती है। डीटीओ ने बताया कि जिले में प्रतिदिन लगभग 5 दुर्घटनाओं में होती हैं, जिन्हें नियमों का पालन कर कम किया जा सकता है। यह अभियान 31 जनवरी तक चलेगा। समस्तीपुर में बिजली विभाग ने बकाया बिल धारकों के खिलाफ खोजो काटो अभियान शुरू किया है। लगभग 3,000 बकायेदारों की पहचान की गई है और 150 कनेक्शन काटे जा चुके हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुफ्त बिजली योजना पुराने बकाये पर लागू नहीं होती। 150 कनेक्शन काटे जा चुके हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुफ्त बिजली योजना पुराने बकाये पर लागू नहीं होती, जिस पर 18% वार्षिक ब्याज लग रहा है। टीमें घर घर जाकर भुगतान मांग रही हैं और न देने पर कनेक्शन काट रही हैं। इंदौर जैसी घटना के बाद बरबीघा में दूषित पानी का खतरा बढ़ गया है। नल जल पाइपलाइन में लीकेज के कारण गंदा पानी पीने के पानी में मिल रहा है, जिससे बीमारियों का डर है। स्थानीय लोग चिंतित हैं, जबकि अधिकारी मरम्मत का दावा कर रहे हैं। पूर्व सिविल सर्जन ने पानी उबालकर पीने की सलाह दी है। नगर परिषद नागरिकों से लीकेज की सूचना देने की अपील कर रही है।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 की प्रायोगिक परीक्षा के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीतामढ़ी में 10 से 20 जनवरी के बीच प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी, जिसमें 34,859 छात्र शामिल होंगे। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जो केवल सेंटअप परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए हैं। मुख्य परीक्षा 2 से 13 फरवरी तक 64 केंद्रों पर होगी। सुपौल पुलिस ने शहर के लोहिया चौक स्थित कॉर्पोरेट होटल में जुआ के अड्डे पर छापा मारा। इस दौरान जुआ खेलते हुए सुपौल, सहरसा और पूर्णिया के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से 6,25,452 रुपए नगद, 12 मोबाइल फोन, 21 एटीएम कार्ड और ताश के 14 सेट बरामद किए। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने दारोंदा, सिवान का दौरा किया। उन्होंने घोषणा की कि पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर होंगे और प्रक्रिया को शपथ ग्रहण से जोड़ा जाएगा। मंत्री ने परिसीमन में बदलाव का भी संकेत दिया। उन्होंने निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण कर गुणवत्ता और समय पर निर्माण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस दौरान मंत्री के काफिले में एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण सिवान जंक्शन पर कई ट्रेनें घंटों देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। शहीद एक्सप्रेस, बाग एक्सप्रेस और हमसफर स्पेशल जैसी ट्रेनें 20 घंटे तक विलंबित रहीं। कुछ पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द भी कर दी गईं, जिससे ठंड में यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गईं। यात्री लगातार पूछताछ काउंटर पर ट्रेनों की जानकारी लेते दिखे। रघुनाथपुर, सिवान में शीतलहर और कोहरे के कारण आलू की फसल पर झुलसा रोग का खतरा मंडरा रहा है। कृषि विशेषज्ञ डॉ सतीश कुमार ने बताया कि तापमान में गिरावट और नमी से यह रोग फैलता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने जल निकासी, सही समय पर सिंचाई और मैनकोजेब जैसी दवाओं के छिड़काव सहित कई बचाव उपायों की सलाह दी है। किसानों से मौसम पूर्वानुमान पर ध्यान देने की अपील की गई है। डेहरी नगर थाना पुलिस ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह अधिक उम्र वाले पुरुषों को निशाना बनाता था, उनसे फर्जी शादी करवाकर लाखों रुपए और आभूषण ठग लेता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,32,000 रुपये नकद, सोने के आभूषण और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। राजस्थान के 2 युवक इस गिरोह के शिकार हुए थे। पूर्णिया में बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के कारण कड़ाके की ठंड जारी है। लगातार तीसरे दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, जिससे कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। सूरज देर से निकला और उसकी किरणें भी बेअसर रहीं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए घने कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रजौली नगर पंचायत और प्रखंड भीषण शीतलहर व घने कोहरे की चपेट में है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। NH 20 पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और रजौली घाटी में दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। दैनिक मजदूर प्रभावित हैं। स्थानीय लोगों ने अलाव की मांग की, लेकिन लकड़ी के अभाव में शुरू किए गए अलाव बंद कर दिए गए हैं, जिससे परेशानी बढ़ गई है। मुंगेर विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों को जल्द सेवा विस्तार मिलेगा। कॉलेजों से CCR रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन सोमवार को इस पर बैठक करेगा। शिक्षकों की कमी के कारण नियुक्त इन अतिथि शिक्षकों का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो गया था। बैठक में सेवा विस्तार के साथ अन्य सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता पर भी चर्चा होगी। कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम राय ने इसकी जानकारी दी। बिहार के मधुबनी में एक व्यक्ति को बांग्लादेशी होने के गलत शक में पीटा गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पीड़ित सुपौल का राजमिस्त्री है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि राजनगर के 2 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। लखीसराय के प्रसिद्ध अशोक धाम में मोरारी बापू की 9 दिवसीय श्रीराम कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
मोरारी बापू ने राम कथा को जीवन के सत्य, मर्यादा और सेवा भाव का मार्गदर्शन बताया, जिससे समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने इस कथा को मानस श्रृंगीर्ष को समर्पित किया। जमुई के खैरा बाजार में तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस ट्रक से टकरा गई। घने कोहरे के कारण हुई इस दुर्घटना में 55 तीर्थयात्री बाल बाल बच गए। हालांकि कुछ को मामूली चोटें आईं। बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात बहाल किया और यात्रियों के लिए वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिमुलतला लाहबन के बीच 27 दिसंबर की रात हुई मालगाड़ी दुर्घटना की तकनीकी जांच तेज हो गई है। आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम सुधीर कुमार शर्मा ने घटनास्थल और दुर्घटनाग्रस्त इंजनों का गहन निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी और एक इंजन बंद अवस्था में था। गोपालगंज में बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य अब 6 जनवरी तक स्थगित रहेगा। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने यह आदेश जारी किया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। हालांकि वे दोपहर 12 से 2 बजे तक बच्चों को पका भोजन उपलब्ध कराने के लिए खुले रहेंगे। 9वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से शाम 4:30 तक संचालित होंगी। दरभंगा में नल जल योजना के दूषित पानी से लोग बीमार पड़ रहे हैं। क्षतिग्रस्त पाइपों से नाले का पानी पेयजल में मिल रहा है, जिससे पेट और लीवर संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। डीएमसीएच के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। अधिकारी व्यवस्था सुधारने की बात कह रहे हैं, लेकिन गरीब लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। इंदौर जैसी घटना की आशंका है। दरभंगा के बहादुरपुर स्थित कोमल ज्वेलर्स में चोरी का प्रयास हुआ। बदमाशों ने पड़ोसी पंचर दुकानदार को बंधक बनाकर पीटा और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। वे ज्वेलर्स की दुकान की दीवार तोड़ रहे थे, लेकिन सुबह होने पर भाग गए। सीसीटीवी में 8 बदमाश कैद हुए हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। दरभंगा के मणिगाछी स्थित माध्यमिक विद्यालय राघोपुर ड्योढ़ी में 335 मैट्रिक इंटर के छात्रों को प्रवेश पत्र न मिलने पर अभिभावकों और छात्रों ने हंगामा किया। 10 जनवरी से शुरू होने वाली प्रायोगिक परीक्षा से पहले प्रवेश पत्र न मिलने से भविष्य अधर में है। बीडीओ दुनिया लाल यादव और थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को प्रवेश पत्र उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर आक्रोशितों को शांत कराया। प्रभारी प्रधानाध्यापक पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। बांका में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है, जिससे हर महीने सैकड़ों लोग शिकार हो रहे हैं। सदर अस्पताल और रेफरल अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने वालों की लंबी कतारें लगी हैं। नगर परिषद कुत्तों को पकड़ने में विफल रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया है। दिसंबर में प्रतिदिन 10 से अधिक मामले दर्ज हुए, जिससे शहर से लेकर गांवों तक दहशत का माहौल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुकेश सिंह को लद्दाख का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। यह खबर उनके पैतृक गांव मंजौल और पूरे बेगूसराय जिले में खुशी का माहौल लेकर आई है। मुकेश सिंह ने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की और 1996 में आईपीएस सेवा में शामिल हुए। उन्हें 2 बार वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बक्सर में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बैठक में प्रधान सचिव के अनिल ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने दाखिल खारिज, परिमार्जन, आधार सीडिंग और लैंड बैंक जैसे मुद्दों की समीक्षा की। सभी राजस्व कर्मचारियों की ईमेल आईडी सार्वजनिक करने और उनके कार्यों की नियमित समीक्षा करने का आदेश दिया गया। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने और भूमिहीन परिवारों को जमीन दिलाने पर भी जोर दिया गया। समानता के सिद्धांत का पालन करने पर विशेष बल दिया गया। डुमरांव नगर परिषद में हाई मास्ट लाइट लगाने में 18 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। 150 लाइटों के टेंडर के बावजूद केवल 95 लगाई गईं, जबकि पूरे का भुगतान हुआ। 50% से अधिक लाइटें खराब हैं, जिससे शहर के कई इलाके अंधेरे में हैं। नागरिकों ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गया के बाराचट्टी में कहा कि समाज में केवल गरीब और अमीर दो ही जातियां हैं। उन्होंने गरीबी को भगवान की नहीं बल्कि हमारी सोच और सामाजिक व्यवस्था की देन बताया। मांझी ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताते हुए सरकारी स्कूलों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के प्रयासों पर भी जोर दिया ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। गया में 2 दिन की राहत के बाद कड़ाके की ठंड लौट आई है। तेज पछुआ हवा और घने कोहरे के कारण अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। सूर्य के दर्शन नहीं होने से लोग दिन भर ठिठुरते रहे। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 8 जनवरी तक ठंड का प्रकोप जारी रहेगा, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गयाजी में तिलकुट की सौंधी खुशबू फैल रही है, जो 150 साल पुराना उद्योग है और हजारों परिवारों को रोजगार देता है। मकर संक्रांति पर इसकी भारी मांग रहती है। रोजाना 50 क्विंटल खपत होती है। हाथ से बना यह तिलकुट राष्ट्रपति भवन से लेकर विदेशों तक पसंद किया जाता है, खासकर डंगरा का तिलकुट। हालांकि यह पारंपरिक उद्योग अभी भी जीआई टैग से वंचित है। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर का एनाटॉमी विभाग मेडिकल छात्रों के लिए लावारिस शवों का उपयोग कर प्रशिक्षण देगा। एक टीम पुलिस, अस्पताल प्रशासन और एफएमटी विभाग के समन्वय से कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शवों को लाएगी। इससे एमबीबीएस और पीजी छात्रों को मानव शरीर की आंतरिक संरचना का व्यावहारिक ज्ञान मिलेगा। एक शव पर 10 से 12 छात्र अभ्यास कर सकेंगे, जिससे कैडेवर की कमी दूर होगी और सर्जरी सहित अन्य विभागों के छात्रों को भी लाभ होगा। मुजफ्फरपुर में डीएम सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में उद्यमी संवाद आयोजित हुआ। इसमें बेला औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा, स्ट्रीट लाइट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हुई। उद्यमियों ने सुरक्षा चिंता जताई, जिस पर डीएम ने पुलिस गश्त बढ़ाने और थानाध्यक्ष को अगली बैठक में शामिल करने का निर्देश दिया। बिजली समस्या का समाधान हुआ और औद्योगिक विकास के लिए कई कार्य प्रगति पर हैं। डीएम ने उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। कुढ़नी में पशु तस्करी का नया तरीका सामने आया है, जहां तस्कर भोले भाले लोगों का इस्तेमाल कर सैकड़ों भैंसों को पैदल ही एक राज्य से दूसरे राज्य भेज रहे हैं। मुजफ्फरपुर हाजीपुर मुख्य मार्ग NH-22 पर ऐसी कई घटनाएं देखी गईं। कटिहार, पूर्णिया और पश्चिम बंगाल से खरीदी गई भैंसों को उत्तर प्रदेश के मऊ ले जाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं है। बिहार के सरकारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। नए सत्र से शुरू होने वाली इस योजना में नीट, जेई, रेलवे, एसएससी और बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा संचालित इस पहल में आईआईटी कानपुर व पटना जैसे संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा। प्रतिदिन अतिरिक्त ऑनलाइन कक्षाएं होंगी और साप्ताहिक मूल्यांकन भी किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में 1700 करोड़ रुपए की लागत से 17 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा सर्वे और डीपीआर अंतिम चरण में है। यह बाईपास मदौल से बखरी तक बनेगा, जिससे शहर के भीतर ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इससे वाहनों को 20 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ेगी और आसपास के गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री ने पिछले साल इसे मंजूरी दी थी। भागलपुर मरीन ड्राइव गंगा पथ निर्माण में लगभग 250 भवन बाधा बन रहे हैं। एक विशेषज्ञ टीम ने मानिक सरकार घाट से बरारी पुल घाट तक सर्वे किया है। सरकारी जमीन पर बने भवनों को तोड़ा जाएगा, जबकि निजी भूमि का अधिग्रहण होगा। यह परियोजना यातायात सुधारने के साथ भागलपुर के आर्थिक सामाजिक विकास को गति देगी। सर्वेक्षण कार्य मार्च तक चलेगा, जिसके बाद निर्माण शुरू होगा। भागलपुर जिले का सबौर प्रखंड बिहार का सबसे ठंडा क्षेत्र बन गया है, जहां न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही बर्फीली पछुआ हवा और घने कोहरे ने शीतलहर जैसी स्थिति पैदा कर दी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। तापमान में और गिरावट की संभावना है और फिलहाल
ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। लोगों को सतर्क रहने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। 1 जनवरी से ट्रेनों के परिचालन समय में बदलाव के बावजूद भागलपुर में ट्रेनें लगातार देरी से चल रही हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। जनसेवा, गरीब रथ और अन्य कई एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनें निर्धारित समय से घंटों पीछे पहुंची। रेलवे ने यह बदलाव यात्रियों की सुविधा और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किए थे, लेकिन ट्रेनों की लेट लतीफी अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। औरंगाबाद के रिसियप थाना क्षेत्र के घेवरा गांव में शुक्रवार देर शाम 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 9 ग्रामीण घायल हो गए। एक पक्ष ने बेचने का आरोप लगाया, जबकि दूसरे ने दुकान बंद कराने का प्रयास बताया। विवाद ब्रेड पकौड़ा की दुकान को लेकर शुरू हुआ, जो रिश्तेदारों के आने से बढ़ गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और घायलों को अस्पताल भेजा। अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं हुई है। बिहार में 5 पत्थर खदानों के पट्टे रद्द होने के बाद अवैध खनन की आशंका बढ़ गई है। खान एवं भूतत्व विभाग ने संबंधित जिलों को अतिरिक्त निगरानी और उड़नदस्ता टीमें बनाने का निर्देश दिया है। वर्तमान में केवल 3 खदानों से खनन हो रहा है, जिनकी समय सीमा 2026 में समाप्त होगी। यह कदम अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती, वैश्विक तनाव और डॉलर में उतार चढ़ाव के चलते सोने व चांदी के दामों में परिवर्तन का क्रम जारी है। 4 जनवरी 2026 को सोना खरीदने के लिए बाजार जाने की सोच रहे हैं तो पहले 18, 22 और 24 कैरेट का ताजा भाव जान लीजिए। शनिवार शाम अवकाश के चलते रविवार को IBJ द्वारा भाव घोषित नहीं। 18 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,02,020 रुपये, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,01,920 रुपये, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,01,870 रुपये, चेन्नई, कोयंबटूर 1,05,000 रुपये। 20 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,24,650 रुपये, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,24,550 रुपये, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,24,500 रुपये, चेन्नई, कोयंबटूर 1,25,800 रुपये। 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,35,970 रुपये, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,35,870 रुपये, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,35,820 रुपये, चेन्नई, कोयंबटूर 1,37,460 रुपये। प्रमुख शहरों का चांदी का भाव 10 ग्राम 2,410 रुपये 100 ग्राम, 24,100 रुपये 2,41,000 रुपये प्रति किलोग्राम। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, भोपाल और इंदौर 2,57,000 रुपये प्रति किलोग्राम। चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और केरल। दक्षिण भारत के राज्यों के भाव में मेकिंग चार्ज, डीलर प्रीमियम, स्थानीय शुल्क, परिवहन लागत और मांग के चलते बढ़त बनी हुई है। किन कारणों से बदलते हैं सोने व चांदी के दाम? सोने चांदी के भाव में परिवर्तन के कई कारण हो सकते हैं। इसमें वैश्विक मांग और भू राजनीतिक तनाव, अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर में उतार चढ़ाव, शेयर बाजार, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और ब्याज दरें शामिल हैं। इसके अलावा भारत जैसे देशों में आयात शुल्क और अन्य कर सोने चांदी 2 की घरेलू कीमतों को भी प्रभावित करते हैं। घरेलू दामों पर USDINR, आयात शुल्क, GST/TCS, लोकल मेकिंग चार्ज से भी असर देखने को मिलता है। देश की महंगाई दर, त्योहार और शादियों का सीजन समेत अन्य कई कारण भी हैं जो सोने चांदी के दामों पर असर डालते हैं। सोना खरीदने से पहले जान लें ये बातें। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA देश भर के लिए सोने चांदी के मानक भाव जारी करता है। हालांकि शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार द्वारा घोषित अवकाश के दिनों में नए भाव जारी नहीं किए जाते हैं। IBJA द्वारा जारी रेट में GST शामिल नहीं होता, जिसके कारण अलग अलग शहरों और शोरूम्स में अंतिम कीमत अलग अलग हो सकती है।
सोना खरीदते समय हमेशा BIS हॉलमार्क और HUID हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड जरूर जांचें। हॉलमार्क के निशान में BIS लोगो, भारतीय मानक ब्यूरो का आधिकारिक प्रतीक, कैरेट शुद्धता, HUID नंबर, एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड और सेंटर मार्क लैब टेस्टिंग निशान होता है। 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999, 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है। 24 कैरेट गोल्ड 99.9% शुद्ध होता है और 22 कैरेट में 91.6% शुद्धता होती है, इसीलिए इसे 916 गोल्ड कहा जाता है। 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है, इसलिए इसके गहने नहीं बनाए जाते हैं। 22 कैरेट गोल्ड में 8.4% अन्य धातु जैसे तांबा, चांदी, जिंक मिलाकर गहने तैयार किए जाते हैं। अधिकतर दुकानदार 18, 20 और 22 कैरेट का सोना बेचते हैं और इसी के आभूषण बनाते हैं। नोट, ऊपर दी गई सोने चांदी की दरें सांकेतिक हैं और इसमें GST, TCS और मेकिंग चार्ज जैसे अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी या ज्वेलर्स शॉप से संपर्क करें।